नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। क्या ये संभव है कि एक ही राज्य में एक ही दिन दो विपरीत घटनाएं एक साथ घटे? एक तरफ मतदाता अपना निर्णय सुनाए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, और उसी रात उसी भूमि पर उसी जनतंत्र के रक्षकों का रक्त बहाया जाए। आज प्रभुवाणी में मैं यही आपको बताऊंगा। ये कहाँ हुआ? ये हुआ बंगाल में। बीजेपी को 294 में से 208 सीटें मिली हैं। टीएमसी केवल 79 पर निपट गई। यह केवल एक चुनावी परिणाम नहीं था, ये 15 वर्षों के एकाधिकार का मोनोपोली का अंत था। परंतु जीत की जैसे घोषणा अभी पूरी भी नहीं थी, सरकार अभी तक बनी नहीं है, परंतु मध्यम ग्राम में गोली चली और गोली ने चंद्रनाथ दत्त, जो सुरेंद्र अधिकारी के सबसे निकटतम सहयोगी थे, उनके सेक्रेटरी काफी सालों से काम कर दिए गए, उनको मार डाला गया, गोलियों से भून दिया गया। प्रश्न क्या है? क्या बंगाल में जनतंत्र की विजय हुई है या संस्थाओं की पराजय, यानी कि वहां की सब संस्थाएं पराजित हो गई हैं? वो ममता के साथ पुलिस भी पराजित हो गई, सब चीजें पराजित हो गई हैं। और समझिए कि बंगाल का इतिहास क्या कहता है। ये कोई नई घटना नहीं है। 1977 में जब वामपंथ सत्ता में आया था, तब भी रक्त बहा था, गोलियां चली थी, लोगों को भूना गया था। 2011 में जब ममता बनर्जी ने वामपंथियों को हराया था, तब भी हिंसा हुई थी। और 2021 में जब बीजेपी ने 70 सीटें जीती थी, तब भी निर्वाचन के पश्चात अराजकता, आर्सन, लूटपाट हुई थी। तो क्या बंगाल की ये परंपरा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लोग दूसरे को हराने के बाद भी गोलियों से वर्षा करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं? क्या यहाँ की राजनीति में पराजय को स्वीकारने की संस्कृति है ही नहीं? जैसे कि हुआ, परिणाम आने के कुछ ही घंटों के भीतर मध्यम ग्राम में गोलीबारी हुई, चंद्रनाथ दत्त की हत्या कर दी गई। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी को उसे घर के निकट पीट पीट कर मार डाला गया। टीएमसी के कार्यालयों में आगजनी की खबरें आई। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, जैसा होता है। ये केवल हिंसा नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। संगठन जितने भी हैं या संस्थाएं जो हैं, उसके अंदर टोटल कोलैप्स हो गया, गिर गई है। और ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है, और मीडिया जो प्रश्न नहीं पूछ रही है, मैं आज पूछूंगा। जब बंगाल में मतदान हो रहा था, जब निर्वाचन आयोग की केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की थी, परिणाम घोषित हुए, उसके पश्चात क्या वे सुरक्षा बल वहीं रहे? काफी साले चले गए थे, परंतु बहुत सारी संख्या में वहां पर सेंट्रल फोर्सेज जो थी उपस्थित थी। क्या वहां के राज्यपाल ने तत्काल इंटरवेंशन नहीं किया? क्या निर्यात आयोग ने कोई निर्देश जारी किया? वो भी 2 दिन बाद किया कि उनको पकड़िए जिन्होंने हत्या की है। ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले तो आप सबको पकड़ रहे थे, वहां पर वोटर्स जो एजेंट थे उनको नहीं जाने दे रहे थे, सबकी पिटाई हो रही थी, सबने देखा। और जब चुनाव घोषित हो गया और जब पता है कि वेस्ट बंगाल में उसके बाद हिंसा होती है, तो अपने ज्ञानेश कुमार जी क्या कर रहे थे? निर्वाचन प्रक्रिया और सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर के मध्य 48 से 72 घंटे लगते हैं, पर ज़्यादा लग रहे हैं कि 9 तारीख को यहाँ पर सरकार बनेगी। और सुरेंद्र अधिकारी ने तो कह ही दिया, इसके ऊपर तो जो एजेंसियां वो काम करेंगी, परंतु बीजेपी तब करेगी जब सत्ता में आ जाएगी। भाई ममता बनर्जी आज घर में बैठी है, पुलिस आपकी अपॉइंट की हुई है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया है, सारे एसपी उन्होंने अपॉइंट किए हैं, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे अपना? यही सबसे बड़ा, जो जब से सरकार एक जाती है दूसरी बनती है, उसके बीच में सबसे अधिक संवेदनशील काल होता है। ये सब जानते हैं, इतिहास इसका साक्षी भी है। फिर भी संस्थाएं वहां पर, ये पुलिस वाले मौन क्यों रहे? क्या मौन अनजाने में थे या नीतिगत उदासीनता थी, इंडिफरेंस? मेरा निदान स्पष्ट है। बंगाल में 3 संस्थाओं को एक साथ विफलता हुई। पहली, राज्य पुलिस, जो टीएमसी के अंडर थी, परंतु आपने देखा था कि जैसे ही चुनाव घोषित हुए तो पुलिस वाले भी नारे लगा रहे थे जय श्री राम के। वहाँ तो सत्ता परिवर्तन के साथ सबकी बुद्धि बदल जाती है, चाहे कि सरकार में आए तो सब, वहाँ की पुलिस बड़ी बुरी तरह फेल हुई। बंगाल की पुलिस दशकों से सत्ता तूल दर की छाव में काम करती रही। टीएमसी के शासन में जो पुलिसकर्मी थे, वो रातों रात बीजेपी के प्रति निष्पक्ष नहीं हो जाएंगे। ये मानवीय स्वभाव है, और इसलिए सत्ता परिवर्तन के समय राज पुलिस पर निर्भरता एक भूल थी। वो तो रिपोर्ट कर रहे थे सीईसी ने, जिनको अपॉइंट किया, जो वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं मिस्टर अग्रवाल, जो सारा का सारा चुनाव कराए थे, अपना सारा क्रेडिट उन्होंने लिया, उनके अधीन थी वहाँ की पुलिस मशीनरी। दूसरा, निर्वाचन आयोग, ज्ञानेश जो हैं बड़े खुश हो रहे थे कि मैंने तो चुनाव करा दिया, कोई ज़्यादा बड़ी हिंसा नहीं हुई। उस दौरान जो चल रहा था थोड़ी बहुत हुई, परंतु उसके बाद जितनी जोर से वो बोलते हैं, बोले नहीं।
आयोग की जिम्मेदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, न थी। निर्वाचन पश्चात हिंसा भी उसकी प्रक्रिया का अंग है। जब परिणाम घोषित होते हैं, सरकार बनने में समय लगता है, तब आयोग की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, वो निभानी चाहिए। और गणेश कुमार की टीम वहाँ पर इसमें बुरी तरह फेल हुई। और तीसरा है, वहाँ पर केंद्रीय बल जो थे वो क्या कर रहे थे? सारे के सारे IPS ऑफिसर यूपी के दिखा रहे थे, वहाँ पर धुरंधर बन के खड़े हुए थे। वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे? जाके सारे के सारे CRPF के लोग थे, NIA के लोग थे, सारे के सारे थे। उनके DG पहले जा करके परेड दिखा रहे थे, एक्सप्रेशन करते। उन लोगों ने क्यों नहीं एक्शन लिया? वहाँ पर हिंसा हुई। राज्य सरकार संक्रमण में होती है क्योंकि पैरालिसिस होता है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं होती तुरंत। और 355 के अंतर्गत पहले केंद्र का शासन दायित्व बनता है। क्या ये दायित्व सेंट्रल फोर्सेज जो थी उन्होंने निभाया कि नहीं गया? जब तक अमित शाह थे वहाँ पर वो पूरी अच्छी तरह काम कर रहे थे। जैसे अमित शाह वहाँ से छोड़कर दिल्ली आ गए, ये केंद्रीय जो बल हैं उनके सारे अधिकारी पता नहीं कहाँ गए। क्या ये दायित्व उन्होंने निभाया? नहीं निभाया। ये उनकी, मैं कह सकता हूँ, तीनों स्तर पर, लोकल पुलिस, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर के ऑफिस, इन सब ने वहाँ पर अपना काम पूरी तरह से मुस्तैदी से नहीं किया। यही है बंगाल की असली त्रासदी। यदि आप इस विश्लेषण को महत्वपूर्ण मानते हैं तो अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। अब मैं आपके सामने TMC का पक्ष लगाता हूँ, क्योंकि BJP वाले कह रहे हैं कि उनके लोग हैं, गुंडे हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं। इसलिए मैं TMC का कहना क्या है, उन्होंने कहा यह हिंसा BJP की कार्यकर्ताओं ने की। दिखाया था, लोगों ने झंडे लेके, बुलडोजर लेकर के, देखा होगा आपने YouTube के ऊपर, TV के ऊपर, BJP के कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जुलूस निकाल रहे थे। कभी सुना आपने जुलूस में बुलडोजर के साथ निकाला जाता है? और बुलडोजर से वहाँ पर बोर्ड तोड़े जा रहे थे। इसलिए TMC का ये कहना है कि TMC कार्यालय जलाए BJP वाले ने, उनके नेताओं पर आक्रमण किया। TMC ने CBI की जांच की मांग की है और ये भी कहा कि चुनाव परिणाम ही धांधली का परिणाम था। ये तर्क सुनने में राजनीतिक है। हारने के बाद में यही कहता है आदमी कि पॉलिटिकल है, रिगिंग हुई है, परंतु इसे पूरी तरह से नकारात्मक भी नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य सत्य ये है, हिंसा दोनों ओर से हुई है। दोनों दलों के कार्यकर्ता पीड़ित हैं, तो दोनों दलों के नेता दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। ये एक दूसरे पर दोषारोपण की राजनीति बंगाल के घाव को भरने नहीं देगी, शांति इतनी जल्दी नहीं आएगी। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। पहले TMC सत्ता में थी, हिंसा हुई। आज BJP सत्ता में आने जा रही है और हिंसा हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि BJP दोषी है, इसका अर्थ ये है कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में हिंसा इतनी गहरी जड़ें दबा चुकी है कि वो सत्ता परिवर्तन के साथ भी नहीं बदलती। जो पहले पार्टी में जितने भी गुंडे एलिमेंट थे, बैड एलिमेंट से, जैसी सत्ता बदलती है, जैसे आपने देखा होगा चाय और प्लेट होती है, उसमें एक स्टील का चमचा होता है, तो ये जो गुंडे हैं ये चमचे की तरह हैं। जब प्लेट टूट जाती है ये दूसरी प्लेट पे चले जाते हैं। तो जितने भी गुंडे हैं वो थाली, एक प्लेट के चमचे हैं। प्लेट जैसे TMC की टूट गई तो ये अब BJP की प्लेट में चली जाएंगी। ये चिंता का विषय है, इसके ऊपर गौर करना होगा। तो प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा? बंगाल में जो सरकार बनेगी, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसके सामने सबसे पहला दायित्व ये होगा कि वो सिद्ध करे कि बंगाल की पुलिस अब किसी दल की नहीं बल्कि संविधान की सेवक है। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी नहीं है, ये बंगाल के लोकतंत्र की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चंद्रनाथ दत्त की माता आज रो रही है, देवदीप चैटर्जी का परिवार शोक में है। यह केवल संख्याएं, नंबर नहीं है, ये जीवन है, और इन जीवनों की कीमत किसी भी चुनावी विजय से बड़ी है। जनतंत्र का अर्थ केवल मत पेटी नहीं होता, जनतंत्र का अर्थ होता है प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का आश्वासन। अब ये आश्वासन टूटता है तो विजय भी पराजय में बदल जाती है। तो आज की प्रभुवाणी मैं यही समाप्त करता हूँ। मेरा ये वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और अपनी टिप्पणियाँ भी लिखें, अच्छी हो या बुरी, मीठी हो या कड़वी, मैं पढ़ूंगा परंतु क्रोधित नहीं होऊंगा। आज का नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।